हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 2 चैप्टर अभी तक हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने काफ़ी बारीकी तरीके से ये चीज़ देखी थी कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया नहीं आए थे, उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की कैसी हालत थी। हमारा देश सोने की चिड़िया था, बहुत सारे गुड्स का हम लोग व्यापार करते थे और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो हमेशा क्रेडिट साइड पर रहता था, हमारी तरफ ओरिएंट होकर हमारे लिए फेवरेबल रहता था। वो अंग्रेज़ जब आते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था इन्होंने हिलाकर रख दी, उसको पूरा चरमरा दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो भारत अभी तक व्यापार कर कर पैसा कमाता था, गोल्ड और सिल्वर जो फ्लो होते थे वो अब ब्रिटेन जाने लगे। More than half of India's foreign trade it was oriented towards Britain। अब ऐसा हिंदुस्तान के लोग खुद से अपनी इच्छा से नहीं कर रहे थे, अंग्रेज हमसे करवा रहे थे। और बाकी कुछ अन्य देशों में हमारा व्यापार होता था, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। उसमें से कुछ कंट्रीज हमने जो पढ़ी थी वो थी चाइना, सिलोन जो कि आज के टाइम में जिसको आप श्रीलंका के नाम से जानते हो, और एक कंट्री थी पर्शिया, ईरान। ठीक है, लेकिन उनसे भी व्यापार करके जो आमदनी आती थी वो अंग्रेज़ों की जेबें उससे भरती थी। हमने फिर आगे चलकर ये देखा था कि भारत को जब आज़ादी मिलती है, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने सेकेंड हाफ में उसके बात करी थी कि भारत को जब आज़ादी मिलती है तो भारत की जो पॉलिसी थी, जो उसकी अप्रोच थी, वो ऐसी थी कि इनवर्ड लुकिंग अप्रोच थी उसकी, कि भारत को अपने देश के अंदर ही फोकस करना है। उसने अपनी इकॉनमी के जो दरवाजे थे वो बंद करके रख लिए कि जो व्यापार है वो देश से बाहर नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा प्रमोट हो नहीं पाता था क्योंकि भारत दूसरी कंट्री से इंपोर्टेड गुड्स अलाउ नहीं करता था। तो ये सिलसिला 1950 से लेकर 1990 तक चलता रहा। 1950 से लेकर 1990 तक ये वाला सिलसिला पूरा चलता रहा। और हमने देखा भी था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है वो इस टाइम पर लॉस मेकिंग में थी। ठीक है, उनकी कंडीशन लॉस मेकिंग कंडीशन थी। और सारे इकोनॉमिक लीडर्स को ये वाली बात पता थी, मतलब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को ये वाली बात पता थी कि हम लोग सही रास्ते पर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को रोका नहीं, और कंडीशन इस कदर हमने अपनी देश की ख़राब कर ली कि भारत में ऑलमोस्ट आर्टिकल 360 लगता रह गया। आर्टिकल 360 क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। और उस टाइम पर हमने फिर IMF और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करा कि वो हमें $7 बिलियन का लोन दे। लेकिन ये जो लोन अमाउंट है, ये जो शर्त थी कि हाँ ठीक है आपको लोन दे दिया जाएगा, ये सिर्फ ऐसी शर्त नहीं थी। जैसा कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि $7 बिलियन का लोन कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है आप ले जाओ इसको और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट हमें दे देना। IMF और वर्ल्ड बैंक को बहुत अच्छे से भली भांति एक तरीके से एक बात पता थी कि अगर कल को भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी पॉलिसी को, अपने इकोनॉमिक मॉडल को बिल्कुल सेम तरीके से रखता है और अपनी अर्थव्यवस्था को वैसे ही चलाएगा जैसे अभी तक चलाता हुआ आया है, तो हमारा ये लोन का दिया हुआ जो पैसा ये व्यर्थ हो जाएगा, भारत इसको चुका नहीं सकेगा। तो उन्होंने भारत के सामने एक शर्त रखी कि देखो, अगर तुम लोगों का सब कुछ अभी तक अच्छा चल ही रहा होता तो तुम लोन लेने हमारे दरवाजे पर गिड़गिड़ाने नहीं आते। IMF और वर्ल्ड बैंक ने से कहा, मतलब मैं कहने का तरीका बता रहा हूँ, आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे कोई शब्द नहीं थे उनके कि अगर अभी तक तुम्हारी कोई व्यवस्था, अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होती, इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी होती, तो तुम्हारे इकोनॉमी का भट्टा बैठता ही नहीं, तुम हमारे पास आते ही नहीं फिर कैसे भी करके। और इतना बड़ा लोन अमाउंट आपको देना, भाई साहब ये हम रिस्की समझते हैं। हम इतना बड़ा लोन अमाउंट ऐसे तो आपको नहीं दे सकेंगे कि अगर आप सेम अर्थव्यवस्था को चला रहे हो। हमने आपके बारे में स्टडी करा, आपके बारे में जाना है। आपने सबसे बड़ी कमी जो आपके देश में, जो सबसे बड़ा खोट है कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो लेकिन इंपोर्टेड गुड्स को अलाउ नहीं करते हो। तो कौन से देश ऐसे होंगे कि आप उनके गुड्स को अपने देश आने ना दो और आप बोलो कि हम अपने गुड्स बहुत ज़्यादा तुम्हारे देश भेजेंगे, एक्सेप्ट करोगे क्या? तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत के सामने एक कंडीशन रखी, ठीक है, और वो कंडीशन क्या थी कि आपको अपनी इकोनॉमी के जो दरवाजे हैं वो खोलने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी के दरवाजे खोलने के बाद हम आपको, अगर आप ये एग्री करते हो कि आप अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोल लोगे, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन,
और आप लिबरलाइजेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे और प्राइवेटाइजेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दोगे। आपने मिक्स इकोनॉमी मॉडल जरूर अपना रखा है, लेकिन हमें ये जानने को मिला कि ड्यू टू द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, सरकार को आपने लगाम दे रखी है अर्थव्यवस्था को चलाने की। इस वजह से देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अर्थव्यवस्था उसकी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अगर आप ये सब कुछ एग्री करने को तैयार हो और अभी तक जैसे आपका इकोनॉमिक मॉडल है, जैसी आपकी अर्थव्यवस्था है, वहां से आप यू टर्न लेते हुए एक फ्रेश अप्रोच के साथ चलने को तैयार हो, तब जाकर हम आपको $7 बिलियन का लोन अमाउंट थमाएंगे। अब भारत के पास कोई चारा था नहीं, ठीक है। मुश्किल की घड़ी में आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, सामने वाले के पास उस टाइम पर ज्यादा वर्चस्व होता है। तो भारत भी कुछ इसी असमंजस में फंसा हुआ था लेट 1990s एंड अर्ली 1991 के डिकेड में, मतलब साल में, सॉरी। और भारत को टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं और $7 बिलियन का लोन अमाउंट भारत को मिल जाता है, जिसकी वजह से भारत में जो आर्थिक तंगी थी, जिस आर्थिक तंगी की वजह से एक ऐसा माहौल बन सकता था कि पहली बार हम एक ऐसी इमरजेंसी का सामना करते, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का सामना करते, जो कि अभी तक हमारे देश की पॉलिटिकल व्यवस्था में देखी नहीं गई थी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आर्टिकल 360 लगते लगते रह गया, ठीक है। ये ओवरव्यू आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, लेकिन जो बैकग्राउंड नहीं जानते हो तो उनको थोड़ी बहुत बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? मैं आगे बढ़ूं फिर चैप्टर में, तो हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 40 साल की प्लान डेवलपमेंट के बाद इंडिया जो है, इट हैज बीन एबल टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस एंड बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। 40 साल यहां पर टाइमलाइन क्यों बोला जा रहा है? 40 ईयर्स किसको बोला जा रहा है? 1950 से लेकर 1990 तक। और हमारी प्लान डेवलपमेंट कैसी रही है? क्या नेचर था हमारी प्लान डेवलपमेंट का? हम लोगों ने इकोनॉमी की कमांडिंग हेड्स किसके हाथ में दे रखी थी? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के एग्जिस्ट करता था क्या? बिल्कुल करता था, मिक्स इकोनॉमी मॉडल था, लेकिन सिर्फ नाम नाम के लिए, ठीक है। तो इंडिया जो है, इट हैज बीन एबल टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस एंड इट बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडस्ट्रियल बेस की नींव कौन से 5 ईयर प्लान ने रखी थी? अच्छे से, सेकंड 5 ईयर प्लान। इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं हम लोग? इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं हम लोग? श्रेया, क्या बोलते हैं हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के मॉडल को? पीसी महालानोबिस मॉडल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हुआ, लेकिन देखो, ये कहना कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हुआ ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हुआ? यूनिवर्सल मतलब इन द सेंस कि हर जगह फैली हुई थी इंडस्ट्रीज, कह सकते हो क्या? या बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्रीज में काम मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था? इंडस्ट्रीज टॉप क्लास की हमारे देश में सेटअप होना स्टार्ट हो गई, लेकिन हर किसी को रोजगार मिल रहा था क्या इंडस्ट्रीज में? पढ़ा था ना आप लोगों ने, टिस्को में हर किसी को काम मिल जाएगा। और कितनी आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी? बहुत ज्यादा थी क्या? नाम मात्र के बराबर थी क्या नहीं थी? उसके बाद शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री, जूट, कॉटन, ये पूरे देश में फैली हुई थी क्या? ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग कहने के लिए था, ठीक है, हम मान लेते कि स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो थी वो अवेलेबल थी, ठीक है। एंड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ये वाला क्रेडिट अचीवमेंट हमें किसकी वजह से मिला फायका? ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसकी वजह से कौन सी बायोटेक्नोलॉजी आई? H/V,
हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और इंडिया ने क्या डेवलप कर लिया ग्रेन्स के मामले में? अपना बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक गौरव क्या होता है? यस, हमारे लिए इतना पर्याप्त हो जाता है कि देशवासियों के खाने के लिए तो है ही, लेकिन एडिशनल इतना भी बचा है कि देश क्या कर सके उस अनाज का, क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, फिर भी काफी ज्यादा अपने लाइवलीहुड के लिए। 1991 में एक क्राइसिस आया हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। श्रेया, व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? चैप्टर करा था ना हमने सीवी सचदेवा से इकोनॉमिक्स में। यस, कि मतलब देश के पास आ कितना रहा है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड, और जा कितना रहा है जिसको हम कहते हैं डेबिट साइड। एक देश अगर मैं कह रहा हूं कि एक देश बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर फेवरेबल टर्म्स में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके फेवर में है, तो उसकी कौन सी साइड ज्यादा होनी चाहिए? क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली बात है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्राइसिस आ गया। जैसे क्या होता है ईशा, थोड़ा बहुत तो मिसमैच चलता है, कभी आपका और मेरा व्यापार हो रहा है तो कभी आप पॉजिटिव साइड पे हो, कभी मैं नेगेटिव साइड पे हूं, लेकिन हम मार्केट में इसलिए टिके हुए हैं ना, मेरा और आपका व्यापार इसलिए चल रहा होगा कि आपको भी उससे फायदा मिल जाता है, मुझे भी फायदा मिल जाता है, मेरे देशवासियों की रोजी रोटी चल जाती है उससे, आपके देशवासियों की भी चल जाती है। लेकिन क्या होगा उस व्यापार को, क्या मैं बोलूंगा ईशा, कि जिसमें जब हमारे बीच में व्यापार होता है और जब एक फाइनेंशियल ईयर के बाद हमने कैलकुलेट करा कि हम में से पॉजिटिव साइड पर या विन विन सिचुएशन में कौन है, तो हमेशा पिछले 5-10 साल से करोड़ों रुपए से मेरे पास ही फ्लो हो रहे हैं और आप हमेशा नेगेटिव उसमें हो, रिटर्न्स में हो। तो यानी कि व्यापार कैसा जा रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है ना। ये व्यापार आपके लिए फायदेमंद का सौदा है या फिर नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है? नुकसान झेलना पड़ रहा है ना। अब फिर आप उसके बियॉन्ड करोगे भी तो क्या करोगे? इस जमाने में देश के पास कोई चॉइस तो है नहीं ईशा। अगर आपको इस क्राइसिस से, मतलब मान लो कि आप इंडिया हो अपने आप में, ठीक है, आप एक कंट्री हो और आपको इस क्राइसिस से बाहर निकलना है, इस क्राइसिस से बाहर निकलने का कोई चारा है क्या? अगर मैं कौन सा क्राइसिस की बात मैं कर रहा हूं, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो आपके फेवर में, क्राइसिस आपके फेवर में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो क्रेडिट साइड है वो सामने वाली पार्टी के फेवर में, दूसरी कंट्रीज के फेवर में, आप डेफिसिट साइड पर हो, डेबिट साइड पर हो, घाटे में हो। इससे बाहर निकलने का कोई माध्यम है इस जमाने में? क्या कर दो? इंपोर्ट हो ही कहाँ रहा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तो पॉलिसी थी। बताओ क्या कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। कंट्री ने क्योंकि अपनी इकोनॉमी के दरवाजे बंद कर रखे हैं। आप हमेशा ट्रेड में आर्थिक तंगी से, अगर आप पैसों से जूझ रहे हो या ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है, उससे बाहर निकलने का एक ही चारा होता है ना, कि आप अपने ट्रेड को, गुड्स एंड सर्विसेज को जहां पर भी बेच रहे हो उसको एक्सपेंड कर दो। यही होगा ना। अगर एक कंट्री 10-15 कंट्रीज में अपने व्यापार को चला रही है, सामान बेच रही है, तो वो और ज्यादा कंट्रीज के साथ डीलिंग करें। ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है एक कंट्री के लिए, अगर उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड पर लेकर आना अगर हमें तो। लेकिन यहां पर हमने इकोनॉमी के दरवाजे बंद कर रखे हैं। ऊपर से जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हमारे देश ने अपना रखी थी, हमने ये पढ़ा था ना, और एक्सपोर्ट फिर भी थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन एक्सपोर्ट इतना अच्छा कभी भी हो पाएगा क्या? सामने वाली कंट्री कभी भी अपने गुड्स को, मतलब अपनी कंट्री में हमारे गुड्स को ज्यादा आने देगी क्या, कि जब हम उनकी कंट्री के एक सिंगल गुड को अपने देश में एंट्री नहीं दे रहे हैं? तो अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस चलेंगे क्या इसकी वजह से, स्पेशली विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशंस? नहीं ना। तो ये क्राइसिस बढ़ता चला गया, और रुपए की वैल्यू इस टाइम पर बताओ कैसी होगी? एप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी? डिवैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स
घटेंगे। तो क्राइसिस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आया, इट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। प्रॉपर नाम तो देखो यही होता है ऑन पेपर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब वो कौन सी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जी? कौन से तीन क्षेत्रों में हमने अपनी पूरी व्यवस्था को चेंज करा था? उन रिफॉर्म्स का नाम होता है, कैटेगराइजेशन है, ब्रॉड कैटेगराइजेशन का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो राइटर आपको ये कह रहा है कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोसेस और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में समझेंगे, यानी कि इन एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इन टर्म्स का ब्रेकडाउन करते हैं जरा, तब इस चैप्टर की झलक की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन, आपने क्या पढ़ा था? आजादी के टाइम पर जितनी भी फर्म्स, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती थी, उनके लिए लिबर्टी का माहौल था क्या? क्यों नहीं था? क्योंकि अगर उनको सेटअप होना है या अपना बिजनेस प्रोडक्शन एक्सपेंड तो चलो बहुत दूर की बात है, सेटअप भी होना है तो क्या चाहिए उसके लिए? लाइसेंस। और लाइसेंस की एक बहुत बुरी झलक हमारे देश में थी। एक सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका? श्रेया, एक्सप्लेन दिस टर्म, लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज सिस्टम। कोटा मतलब लगेगा, देखो एक तो श्रेया कह रही है कि एक तो लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, जो कि इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कीवर्ड क्या छुपा हुआ है लाइसेंस के अलावा? कोटा। कोटा का मतलब क्या है यहां पर ईशा? फाइका, कोटा का मतलब क्या है? क्वांटिटी। बेसिकली एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा दे आर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस, है ना। तो बाहर से माल आ नहीं रहा है, देश में आप प्रोडक्शन होनी नहीं दे रहे हो, तो मिसमैच कैसे होगा? डिमांड तो उतनी ही रहेगी, या फिर डिमांड तो इवन जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वो तो बढ़ती चलेगी, और सप्लाई के साथ क्या करा इन्होंने? सप्लाई के साथ डिमांड मिसमैचिंग टर्म्स पर है, वो मैच नहीं कर रही है। या तो सप्लाई उतनी ही है या फिर सप्लाई कमी हो रही है। इसकी वजह से जब डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई सेम हो या सप्लाई कम हो जाए, प्राइजेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? प्राइजेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं, प्राइजेस शूट कर जाते हैं, बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। अब हुआ क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एलपीजी रिफॉर्म्स लाने का हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कैसे भी क्या उनका मन था क्या, या फिर वो मजबूर करे गए? मजबूर करे गए किसके द्वारा? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्योंकि भारत को उनसे क्या चाहिए था? कितनी रकम चाहिए थी? $7 बिलियन, 7 करोड़ हैं। तो फर्म्स को अब ये बोला गया, नहीं फर्म्स को नहीं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने देश के लीडर्स के सामने ये शर्त रखी कि अब आप अपने फर्म्स को इस चीज़ से निजात दे दो, लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज सिस्टम से बाहर निकाल दो, ठीक है। अब उनको लाइसेंस आराम से मिल जाना चाहिए, ताकि वो एक तो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सकें, और प्रोडक्शन कितनी भी करनी है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। और यहां से अगर आप कहो कि क्या चीज इंट्रोड्यूस हमने करी श्रेया, अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन जितनी मर्जी फर्म्स को करनी है वो कर सकते हैं, अब कोई फर्म, आप ही बताओ श्रेया, पागल तो नहीं होगा ना कोई फर्म कि अपना नुकसान करवाने को, जबकि उसको पता है इतनी डिमांड है भी नहीं मार्केट के अंदर, तब भी गुड्स पे गुड्स प्रोड्यूस करता चले। मान लो श्रेया आपकी और मेरी मिठाइयों की दुकान है, अब मिठाई एक ऐसा गुड है
जो कि खराब हो जाएगा, 24 घंटे से ज़्यादा शायद से ही रखा जा सके उसको, है ना। खोए से अगर वो बनी हुई है तो उसके अंदर खटासपन आ जाएगा जो कि बेकार लगेगी और हमारा नाम खराब होगा उसकी वजह से। एक कस्टमर हम खो देंगे अगर ऐसी मिठाई खिलाएंगे, किसी को सड़ी हुई बासी मिठाई खिलाएंगे। तो हम जानबूझ के क्या मिठाइयों का अंबार लगा लेंगे, क्या प्रोडक्शन करते चलेंगे क्या अपना लॉस करवाने को? नहीं ना। लीडर्स को यह बात बहुत लेट समझ में आई जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डंडा बजा। अब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक क्या, मजबूरी का जब डंडा बजा। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, इनसाइट और एनालिसिस आपको ये देना चाह रहा हूं कि जो हम बात करते हैं ना, डिमांड और सप्लाई कौन से इकोनॉमिक टूल के माध्यम से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं ऑटोमेटिकली? इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या फिर मार्केट मैकेनिज्म। इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म या फिर मार्केट स्ट्रक्चर। और इसके दो पहलू होते हैं, एक डिमांड, दूसरा सप्लाई। कि अगर, अच्छा पहले मुझे बताओ, इकोनॉमी में कभी भी होता क्या है? पहले सप्लाई आती है क्या पहले डिमांड क्रिएट होती है? साइकिल चलना कहां से स्टार्ट होती है? पहले डिमांड। लोग सप्लाई करके पहले ही, मतलब प्रोड्यूस करके पहले ही बैठ जाएंगे कि कस्टमर आएगा उसको ये गुड, मतलब बेसिकली वो होगा। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है ना, फायका कभी मॉल जाकर या फिर सड़कों के किनारे देखा है कोई भी जो प्रोडक्ट ब्रांड होती है वो आपको टेस्ट करवाती है प्रोडक्ट, ये जानने के लिए, रिव्यू लेने के लिए लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, सही टाइम है लॉन्च करने का कि नहीं है, राइट? कि पहले वो लॉन्च करके बैठ जाते हैं, नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, हमने बनाया आपके लिए, ऐसे कैसे नहीं लोगे? तो जो फर्म है उनको इस लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम से मुक्ति मिल गई। और हम ये कह सकते हैं कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म ये स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करा गया। लिबरलाइजेशन का माहौल आया कि फर्म्स अब लाइसेंस आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। इवन लाइसेंस चाहिए ही नहीं है पहली बात तो। अगर आप इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, आप नॉर्मल एक प्रॉपर्टी ले लो। जैसे मुझे एक बात बताओ श्रेया, आप और मैं अगर एक नॉर्मल दुकान खोल रहे हैं, सुरभि आप और मैं नॉर्मल एक जूस सेंटर, शेक की कोई दुकान, बर्गर पिज़्ज़ा की कोई दुकान खोल रहे हैं किसी भी गली मोहल्ले के आसपास, सोसाइटी के आसपास, जहाँ पर हमें लगता है यूथ का क्राउड बहुत ज़्यादा है, ट्यूशन से बच्चे निकलेंगे तो वो मतलब बेसिकली हमारा काम धंधा उसकी वजह से बढ़ेगा क्योंकि वो बच्चे खाने आएंगे यहाँ पर, भूखे होंगे उस टाइम पर, चटोरापन उनको लगा होगा। तो इस चीज़ के लिए अभी लाइसेंस चाहिए पड़ता है क्या? करंटली क्या है आप जानते होगे ना, दुकान वगैरह तो खुलती है, रोज आए दिन खुलती है, आए दिन बंद होती हैं, चाहिए पड़ता है क्या बताओ? हमें सिर्फ एक रेंट पे एक जगह ही तो चाहिए सुरभि, है ना। उसका जो ओनर होगा उससे प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लेंगे और रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे, और जो भी डीलिंग होगी इतना इतना किराया उसको यूपीआई करके या फिर हर महीने वो डलवा दिया करेंगे। सरकार का कुछ भी लेना देना है इस चीज, इस व्यवस्था में। क्या मोमोज बेच रहे हैं, पिज्जा बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो अलग बात है कि मयूर अगर तुम एम्यूनिशन या फिर ड्रग्स का धंधा करने लग जाओ दुकान खोल के, ये चरस गांजा सप्लाई कर रहे हो खुलेआम, वो अलग बात है ना। नहीं, डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन लीगैलिटी में एक चीज होती है ना। अब न्यूक्लियर वेपन्स की दुकान थोड़ी ना खोल के बैठ जाओगे। क्या डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिबरलाइजेशन समझ गए? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? फायका, एक्सप्लेन मी द टर्म लिबरलाइजेशन, अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करो। हाँ, लेकिन लिबर्टी थोड़ी सी ना ऐसे साउंड करता है, मैं इसलिए पूरे लेक्चर में इसको यूज नहीं करा मैंने अभी तक। वो थोड़ा सा पॉलिटिकल वर्ड साउंड करता है लिबर्टी। चलो लिबर्टी एक्सेप्टेबल है, गलती गलती कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल। लेकिन लिबर्टी किस चीज की है तब तो समझाओ पहले। व्हाट इज लिबरलाइजेशन ऑल अबाउट? मार्केट मैकेनिज्म का वो कैसे होगा? जब लाइसेंसेस मिलेंगे, लाइसेंसेस में एक चीज याद है गुंजन, हमने पढ़ा था ना एक चीज कि जो लाइसेंसेस होते थे, ठीक है, इनहेंसिंग दी प्रोडक्शन, एस्टैब्लिशिंग दी फर्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने लेकिन लास्ट चैप्टर में एक चीज और पढ़ी थी, एक चीज याद है गौरव? आप थे लास्ट लेक्चर, जब लास्ट चैप्टर में जब लास्ट लेक्चर हो रहा था, कि कुछ कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते थे, जितने लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसेस इशू होते थे, है ना, और वो सारे लाइसेंस खुद ही रख लेते थे। और मैंने आप लोगों को एक और कहानी बताई थी ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, कि ट्रेडिंग के लिए भी पहले लाइसेंसेस जो है वो इशू होते थे, है ना। और जो दादा, हाँ, स्कैम 1992,
और जो दादागिरी वाले जो लोग होते थे वो सारे लाइसेंसेस ऐसे खुद ही रख लेते थे। तो अब लाइसेंसेस के साथ इस जमाने में करा क्या गया? श्रेया, क्या हुआ 1991 में लाइसेंसेस के साथ? नहीं, लाइसेंस का सिस्टम ही खत्म कर दिया क्या? कोई बात नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये नई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लाइसेंस का सिस्टम ही अभी तो मैंने एग्जांपल दिया ना भाई का, कि अभी जैसे दुकान खोलनी है अपन लोगों को खाने पीने की किसी भी चीज़ की, तो क्या लाइसेंस क्या चाहिए? अब देखो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए पड़ता है। जैसे अगर आप एक मॉल में शोरूम खोल रहे हो, या फिर एक लोकेलिटी में बहुत बड़ा सैलून खोल रहे हो, ठीक है, कोई आपने स्पा सेंटर खोला हुआ है, स्विमिंग पूल खोला हुआ है, ठीक है, एक फूड कोर्ट खोला हुआ है, उसके लिए हो सकता है कि अगर वो एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रॉपर्टी के दायरे के आसपास आती हो तो आपको लाइसेंस चाहिए पड़ जाए। अब वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ वो लाइसेंस देने के लिए अथॉरिटी कौन है, कि जैसे दिल्ली में है तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर RWA की सोसाइटीज़ हैं। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली NCR में क्या होता है कि ऐसा आप लोगों को क्या भी होता होगा जब आप अगर अलग अलग स्टेट से हो, जो सोसाइटीज़ होती है, सोसाइटी के अगर अंदर कोई दुकान है, जैसे नोएडा और गुरुग्राम में भाई लोगों को अगर धनिया मिर्च भी चाहिए तो गाड़ी उठानी पड़ती है, सारी चीज़ें दूर दूर है। तो कुछ साल पहले सिस्टम क्या है कि सोसाइटी के अंदर ही ठेकेदारी दे दी जाती है किसी भी दुकान वाले को, है ना। अब वो दुकान कौन पर्सन ओपन करेगा और उसको परमिशन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? RWA। RWA क्या होता है? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, राइट। आप सबके होता होगा ना, ये आपकी कॉलोनी या ब्लॉक को कोई ना कोई तो ऑपरेट करता होगा ना, क्यों फायका होता है? लिबरलाइजेशन, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपको भी पता है कि हमने इकोनॉमिक मॉडल कैसा चुना था? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर अलाउड टू कोएग्जिस्ट। लेकिन लेकिन कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी की जिम्मेदारी किसने अपने हाथ में ली? गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने। ऐसा क्यों करा पब्लिक सेक्टर ने? लास्ट 2 चैप्टर में भर भर के एक्सप्लेनेशन दिए मैंने। अब अगर गलत हुआ ना तो कूद जाना अपनी छत से। इन ऑर्डर टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, शाबाश फैका। और डर क्या था? अगर हम अगर हम प्राइवेट सेक्टर को अगर आगे करेंगे तो डर क्या था? गुंजन एक बार फिर से बोलना, आवाज अनक्लियर थी, क्या कह रहे हो? मोनोपोली क्या कर सकते हैं? मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी उनकी, है ना। और फाइका आपने क्या बोला था कि इकोनॉमी किसकी तरफ बढ़ जाएगी? कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ बढ़ जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर हमेशा फाइका किसके बारे में सोचता है मयूर? प्रॉफिट मेकिंग या सोशल वेलफेयर? प्रॉफिट मेकिंग। और हमें उन 4-5 चीजों को पूरा करना था जो कि नेहरू जी ने आजाद भारत की अपनी पहली स्पीच के अंदर कही थी। सुरभि, नेहरू जी की आजाद भारत की पहली स्पीच का नाम जानते हो? चलो आप लाइब्रेरी में आप आंसर मत करो, कोई बात नहीं। मुस्कान, क्या नाम होता है नेहरू जी की आजाद भारत की पहली स्पीच का? क्या कहते हैं हम उसको? अच्छा मयूर, क्या ट्राइस विद डेस्टिनी स्पीच है ना, उसमें उसमें उन्होंने क्या कहा था कि आज़ादी मिल गई है, ढोल नगाड़े बजाओ। ये आज़ादी नाचने गाने के लिए नहीं है अभी, है ना। अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। और कौन सी इविल्स को खत्म करना है अपनी सोसाइटी से? हंगर, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, ठीक है। ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर कर सकता था क्या? वो इनोवेशन जरूर लेकर आ सकता था, लेकिन सोसाइटल वेलफेयर नहीं कर सकता था। तो सरकार ने क्या सोचा, तब जब तक ये गैप्स रिच और पुअर के, है ना, कम ना हो जाएं, या फिर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बेसिक रिसोर्सेज हम ना दे सकें, तब तक इकोनॉमी की कमांडिंग हाइट्स को हम संभालेंगे। यानी कि सुरभि, ये जो रथ है उसको आप इकोनॉमी मान लो, और जो घोड़े हैं आगे जो लगाम है उसको अलग अलग सेक्टर्स मान लो, और जो जो चाबुक है या फिर उनकी जो लगाम जिसके हाथ में है वो गवर्नमेंट थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी जो संभाली, उसकी वजह से क्या इकोनॉमी प्रॉफिटेबल बनी? क्या इकोनॉमी का प्रॉफिटेबल बनना जरूरी होता है? इकोनॉमी का प्रॉफिटेबल बनना जरूरी होता है कि नहीं होता है?
जरूरी होता है। वो एलडीसी से डेवलपिंग स्टेटस, डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेटस पर कैसे जाएगी? अगर इकोनॉमी में प्रॉफिट्स ना आए, पैसा जनरेट ना हो, सरकार इकोनॉमी को कमा कर ना दे, और भारत की तिजोरी में पैसा भर भर कर अगर ना आए और आउटफ्लो उसका ज्यादा हो, इनफ्लो कम हो, भारत की तिजोरी को श्रेय हम लोग क्या कहते हैं? भारत की सरकार की तिजोरी को मयूर क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर वो पैसा ना आए तो हमें किसी ना किसी अन्य देश के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा ना। होगा ऐसा कि नहीं होगा? और एक देश जो अपनी सक्षमता है उसको खो देगा खुद से पैसा जनरेट करने की, और उस पैसे की अगर किल्लत होगी तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज भी क्रिएट हो सकती हैं। फिर एक देश को या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाना पड़ता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, या फिर लोन बोरिंग की तरफ जाना पड़ता है, जैसा कि भारत ने इस टाइम पर करा। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? किसको आगे पुश करा गया? प्राइवेट सेक्टर को, कि 40 साल तक आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई साहब 40 साल तक आपकी नौटंकी देख ली है, 1950 से लेकर 1990 तक आप घंटा इकोनॉमी को प्रॉफिटेबल नहीं बना सके हो, बेड़ा गर्क करके रख दिया इकोनॉमी का, भट्टा बैठा दिया अपने पूरी इकोनॉमी का। नाउ लेट प्राइवेट सेक्टर कम इन टू रोल प्ले, एंड कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी का तो रोल नहीं, चलो ठीक है, लेकिन अब आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ, अब 60% रोल उनको निभा दो, 40% रोल आप निभाओ। और हमने सेकंड चैप्टर ये कहते हुए वाइंड अप करा था ना एंड में, कि प्राइवेट सेक्टर ही अब मेजर चीजें प्रोड्यूस करेगा। सरकार का एटीट्यूड देखा था जब सेकंड चैप्टर हमने खत्म करा था। सरकार दूध, ब्रेड और बिस्किट तक पे अपना हुक्म जमा कर रखती थी, है ना, उसकी कंपनियां भी सरकारी कंपनियां होती थी। इवन दिल्ली का एग्जांपल मैंने बताया था ना, दिल्ली में जो मयूर आप तो जानते होगे, टेसू जो पहले इलेक्ट्रिसिटी होती थी दिल्ली गवर्नमेंट देती थी, है ना, अब तो अनिल अंबानी की, बीएससी की लोग उसमें दिक्कत ही होती है ना। अब एक बार बताओ, जैसे जहां पर सरकारी बिजली आती है ना, तो लोग फिर बिल भी तो पे नहीं करते और आराम से रहते हैं। ऐसे कुछ लोग रह रहे हैं मयूर बहुत टाइम से, मध्य प्रदेश में रहते हैं ऐसे कुछ लोग, 20-20 साल से बिल नहीं भरा उन्होंने। तो प्राइवेटाइजेशन आप समझ गए हो कि प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली आगे लेकर आना है, उसको प्रोत्साहन देना है, उसको पुश कर, और अब पब्लिक सेक्टर को बोलना है कि अब आप पीछे बैठो। और मैं एक बात जो बोलते बोलते रह गया वो ये था, आपको बता रहा था कि हमने सेकंड चैप्टर को इस एंड पर छोड़ा था, हमने बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर अब मेजर चीज़ें बनाएगा, सारी चीज़ें बनाएगा। सरकार सिर्फ ये सुनिश्चित करेगी कि वो उनके फेयर प्राइसेस हो गुड्स एंड सर्विसेज के, इक्विटेबल उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, और मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार की डिस्टॉर्शंस ना हो। मार्केट में डिस्टॉर्शंस पता है कैसे क्रिएट होती हैं? हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग? सुना है होर्डिंग, जमाखोरी? उसके अंदर फायदा होता क्या है कि जैसे अनाज बल्क में प्रोड्यूस हुआ, अब लोगों को अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लगता है, एक मैं एग्रीकल्चर गुड्स के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो, क्योंकि होर्डिंग ज़्यादातर ना 90% हमारे देश में एग्रीकल्चर कमोडिटी या फसल की कटाई के बाद होता है। गुंजन आप जानते होगे ना, गौरव आप भी जानते होगे, यूपी और एमपी में तो चलता ही है फसल की कटाई के बाद। बहुत जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो गल्ला मंडी तक अनाज नहीं आने देते हैं वो, क्योंकि दाम सस्ते हो जाएंगे फिर हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे लिए जो सब्जियां रोटी वगैरह है तो खाना सस्ता हो जाएगा उस साल के लिए। तो करते क्या है, ये होर्डिंग कर लेते हैं, उसकी जमाखोरी करके रख लेते हैं उसकी गोडाउन्स वगैरह में, ये शो करने के लिए इकोनॉमी में कि प्रोडक्शन इतनी हुई नहीं है। तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, सप्लाई रोक दी गई है क्योंकि इकोनॉमी में एक चेहरा दिखा दिया गया कि सप्लाई उतनी हुई नहीं है, प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। और जैसे ही प्राइसेस बढ़े तो ये जो जिन्होंने अपनी जमाखोरी करके रखी हुई थी मालों की, अनाज की, उसको मार्केट में धीरे धीरे करके रिलीज करना शुरू होते हैं। फिर इनका एक तो जो वो होती है जो उन्होंने रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो खर्चा कर रखा होता है एक अनाज को प्रोड्यूस करने में, इनका वो तो निकल ही जाता है, प्लस ये हाई रेट पर अपने गुड्स को फिर ये सेल करते हैं, और फिर जब उसके रेट नीचे आने लग जाते हैं तो रॉ मटेरियल्स अपने चीपर रेट्स पे फिर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं बाय कर लेते हैं अगली नेक्स्ट हार्वेस्टिंग साइकिल के लिए। ठीक है, क्या ये एक ऑफेंस है? ऑफेंस की तरह ट्रीट करा जाता है क्या? फाइन या पेनल्टी एंड पनिशेबल ऑफेंस है क्या ये ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग? बिल्कुल है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एक्ट भी है।
ठीक है, इस चीज़ की डिस्कशन मैं आपको मेंस में कराऊंगा। जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 दोनों का पार्ट है हमारे, जो उसके अंदर आता है। पता है किसके अंदर? इससे इन सब प्रक्रिया से बेवकूफ़ कौन बन रहा है? कंज्यूमर बन रहा है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं ना, उसमें आता है, उसके साथ एफिलिएटेड है ब्लैक मार्केटिंग एक्ट और होर्डिंग एक्ट्स। ठीक है, और फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बताओ? मैं आपको 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो एनसीईआरटी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो लास्ट चैप्टर था उसका नाम ग्लोबलाइजेशन था। वहां पर मैंने सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? गुड नहीं, गुड नहीं, शाबाश ईशा। इंटरकनेक्शननेस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पर किस किस चीज़ों का एक कंसेप्ट आता है, मैंने आपको बताया था ना ग्लोबलाइजेशन में फ्लो का कंसेप्ट आता है। लोग मतलब क्या कौन सी चीज़ें इधर से उधर जाएंगी? लोग, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, और फिर कल्चर, कस्टम्स एंड रिचुअल्स। 3 टर्म्स में अक्सर लेता रहता हूं इसके कंटेक्स्ट में, मैकडोनल्डाइजेशन वर्ल्ड, पेप्सी कल्चर एंड जीन्स कल्चर। प्राची आई नहीं, उसको क्लब लेकर जाना था मैंने, एग्जाम्पल दिया था ना वो मैंने, कि अगर हम नोएडा के किसी हाईवे क्लब में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, और ट्रेडिशनल कोई ड्रेस पहनकर आ गया, तो वो उधर वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी मेंटेलिटी के अंदर डाल रखा है वेस्ट ने, ठीक है, और इसकी वजह से हम अपना इंडिविजुअल जो कल्चर है वो हम खोने लग जाते हैं। जब हमारा जो इंडिविजुअल नहीं मतलब इंडिजीनियस जो कल्चर होता है, और जब हम अपने कल्चर को इंटैक्ट कर कर रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल होमोजेनाइजेशन। और जब मल्टीपल कल्चर्स का इन्फ्लक्स होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। ईशा, ये टर्म आपने सुने होंगे, आपके पास पॉलिटिकल साइंस आई थिंक 12वीं क्लास में है ना। तो एक बार बताओ, इंडिया अभी कंटेम्प्ररी टाइम में किस चीज को फेस कर रहा है? होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर या फिर हेट्रोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर? हेट्रोजेनाइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग में क्या लिख कर आता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल, 2 लाइनों का। एक पर्सन चाउमीन खा रहा है, उसके साथ ही इज टेकिंग अ ग्लास ऑफ पेप्सी, वेयरिंग अ कुर्ता एंड जीन्स, एंड नीचे कोल्हापुरी चप्पल। आ गए सारे कल्चर, चाइना की चाउमीन, अमेरिका की पेप्सी, देसी कुर्ता और कोल्हापुरी चप्पल, और यूएसए की जीन्स, मतलब वेस्टर्न कल्चर की जीन्स। तो ये जो मतलब आप कह लो, चलो कल्चर हेटेरोजेनाइजेशन होमोजेनाइजेशन की डिबेट को छोड़ो, ग्लोबलाइजेशन तो दिन भर हम अपने तन बदन पर लेकर घूम रहे हैं, है ना ईशा? ग्लोबलाइजेशन वाले डिवाइस से ही आपकी फोटोज क्लिक होती है ना शीशे के सामने, है ना, आईफोन। ठीक है, ये चीज समझ में आई अच्छे से? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू जाना अच्छे से। अब आपको चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीनों टर्म्स को समझाना चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इन्हीं 3 टर्म्स के जो टेक्सचुअल मीनिंग्स या जो रेफरेंसेस हैं वो आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। और वैसे भी आप एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में इतना कुछ जानते हो जब से हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो दिक्कत वैसे भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ नया पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।